नमस्कार दोस्तों, जैसे आप सभी को मालूम है कि कुछ समय पहले हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का इनॉग्रेशन किया, जिसमें बिहार के सीएम और एशियन कंट्रीज के कई डेलीगेट शामिल हुए थे। लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? बात यह है कि सिंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, करीब 700 वर्षों तक नालंदा यूनिवर्सिटी अपनी शिक्षा व्यवस्था के लिए बहुत ही ज़्यादा विश्व में प्रसिद्ध था। लेकिन बख्तियार खिलजी के आक्रमण ने नालंदा को आग की लपटों में जला के बर्बाद कर दिया। लेकिन वाई? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी? नालंदा ना प्लस आलम और दा के कॉम्बिनेशन से बना ये शब्द का मतलब है गिवर ऑफ नॉलेज। करीब 427 सी में नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना मगध के राजा कुनवार गुप्ता ने करी थी, जो आज एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में बिहार में मौजूद है। नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की पहली बुद्धिस्ट मोनेस्टिक रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी जो बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी पे बनाई गई थी। कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से पता चलता है कि नालंदा के बिल्डिंग स्ट्रक्चर को बनाने में कई विदेशी राजाओं का सहयोग था, जिसमें से इंडोनेशिया के महाराज शैलेंद्र का नाम प्रमुख है। नालंदा में आर्ट कंपाउंड्स, 10 टेम्पल्स, कई सारे मेडिटेशन हॉल्स, क्लासरूम, लेक और पार्क्स थे। साथ ही साथ एक विशाल लाइब्रेरी भी थी। कुछ टिबेटन अकाउंट्स के अकॉर्डिंग नालंदा की लाइब्रेरी को धर्मगंज कहा जाता था, जिसमें 3 बिल्डिंग्स थी, जिनका नाम रत्नासागर, रत्नोदधि और रत्नरंजला था। जिसमें से रत्नासागर एक 9 स्टोरी बिल्डिंग थी, जिसके अंदर रेयर सीक्रेट टेक्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स जैसे प्रांतपा सुमतिया सूत्र और कई तंत्र विद्या जैसे मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे। साथ ही साथ नालंदा में डॉर्मिटरीज भी होती थी, मतलब स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर्स के लिए अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ भी होती थी। और नालंदा में 10,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ा करते थे, जो एशिया के कई अलग हिस्सों से जैसे चाइना, जापान, कोरिया, पर्शिया, टर्की और अलग अलग देशों से आते थे। और इनको पढ़ाने के लिए वहाँ पे 2000 से भी ज़्यादा प्रोफेसर्स हुआ करते थे, जो अपने सब्जेक्ट में मास्टर और वेल एक्सपीरियंस्ड हुआ करते थे। वो नालंदा में महायाना बुद्धिज़्म, आयुर्वेद, वेद, मेटलर्जी, मैथमेटिक्स, साइंस, लॉजिक, एस्ट्रोनॉमी जैसे कई एडवांस सब्जेक्ट्स पढ़ाया करते थे। आज के समय में 80 से 150 स्टूडेंट्स के बीच में एक प्रोफेसर पढ़ाता है इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में, जबकि उस वक्त नालंदा में ये रेशियो 1:10 से भी कम था। और आज के समय में किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए इंडियन स्टूडेंट्स को लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देने पड़ता है, जैसे IELTS। बट उस समय नालंदा में किसी फॉरेन स्टूडेंट को अगर एडमिशन लेना हो तो उसे एक एंट्रेंस टेस्ट और एक संस्कृत प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना मैंडेटरी था, जो वहाँ का गेट कीपर लेता था, और वो भी फॉरेन स्टूडेंट की लैंग्वेज में। इस बात से पता चलता है कि नालंदा की एजुकेशन सिस्टम कितना सुप्रीम था। सो इमेजिन दिस यूनिवर्सिटी का गेट कीपर इतना ज़्यादा नॉलेजेबल और मल्टीलिंगुअल था, सो वहाँ के प्रोफेसर और स्टूडेंट्स का लेवल क्या ही होगा। नालंदा की सुप्रीमेसी का कारण ये भी था कि नालंदा पे कोई भी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं था, मतलब नालंदा को पॉलिटिक्स मतलब राजाओं से कोई फंड नहीं मिलता था। सो नालंदा ये फंड कहाँ से लाती थी? बात यह है कि नालंदा के गुरु आसपास के विलेजेस से पैसे इकट्ठा करते थे और नालंदा के ऑपरेशंस और मैनेजमेंट को चलाते थे। और इतनी वेल ऑर्गेनाइज होने की वजह से ही नालंदा यूनिवर्सिटी में से कई सारी महान हस्तियाँ निकली, जैसे महान एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन आर्यभट्ट, जिन्होंने पूरे विश्व को ज़ीरो दिया और जिनके नाम पे इंडिया ने अपनी पहली सैटेलाइट भी लॉन्च करी थी। और फेमस पर्सनालिटीज़ जैसे राजा हर्षवर्धन, महान मेटलर्जिस्ट नागार्जुन, धर्मकीर्ति और फेमस चाइनीज ट्रैवलर ह्यूएन त्सांग भी शामिल हैं। इसके बाद नालंदा कई सालों तक फ्लरिश करती रही अनटिल उसके ऊपर फॉरेन इन्वेजन हुआ। नालंदा पे कुल मिला के 3 आक्रमण हुए थे।
जिसमें से पहला आक्रमण 1524 साल पहले मीर कुला, जो एक हून रूलर था, उसके द्वारा हुआ था, जिसके 100 साल बाद ही नालंदा पे दूसरा आक्रमण हुआ, जिसके पीछे बंगाल के राजा शशांका का हाथ था। इन दोनों आक्रमण के बाद नालंदा को पुनर्स्थापित कर दिया गया था और करीब 500 वर्षों तक नालंदा ऐसे ही व्यवस्थित रूप से चलता रहा। लेकिन किसे पता था कि नालंदा की ये चमक जल्द अंधकार में बदल जाएगी। बात है 1193 की, जब मोहम्मद गोरी भारत में घुस चुका था और अपने कब्जे को एक्सपैंड करने के लिए नॉर्थ ईस्ट में उसने अपने एक टर्को अफगान जनरल बख्तियार खिलजी को भेजा। सो बाय द 12th सेंचुरी बख्तियार खिलजी दिल्ली से वॉर्स जीत के बिहार तक पहुंच चुका था। लेकिन बिहार पहुंचते ही उसको एक असाध्य बीमारी हो गई, जिसका इलाज उसके हकीम भी नहीं कर पा रहे थे। जिसके बाद किसी ने उसे बोला कि उसको अपनी बीमारी का इलाज नालंदा में मिलेगा। वैसे तो खिलजी ट्रीटमेंट के पूरी तरीके से खिलाफ था, बट दादी तबीयत बिगड़ने की वजह से वो मान जाता है। फिर नालंदा से आयुर्वेदिक स्टडीज के चीफ रावल श्रीभद्र को बुलाया जाता है। लेकिन बख्तियार खिलजी भी चालाक था। उसने रावल श्रीभद्र से कहा कि वो किसी काफिर के हाथ की दवाई नहीं खाएगा और चैलेंज करता है उन्हें कि उन्हें उसे ऐसे ही ठीक करना पड़ेगा। फिर क्या, आचार्य रावल श्रीभद्र ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और बख्तियार खिलजी को एक कुरान हाथ में दे दी और कहा कि रोज वो कुछ पन्ने पढ़े। इसके बाद बख्तियार खिलजी ने रोज वो उस कुरान के कुछ कुछ पन्ने पढ़े। जैसे ही बख्तियार खिलजी वो कुरान के पन्ने पढ़ता रहता था, उसकी तबीयत में सुधार दिखता रहता था और जैसे ही वो कुरान पूरी तरीके से पढ़ के खत्म हो गई, बख्तियार खिलजी की तबीयत पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी। ये देख के वहाँ पे हर कोई शौक था। फिर आचार्य रावल श्रीभद्र को बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि ये मिरेकल कैसे हुआ। तो वो बताते हैं कि उन्होंने उस कुरान के अंदर दवाई लगा दी थी जो बख्तियार के पास कुरान को पढ़ते वक्त पहुंच जाती थी। ये जानकर कि हिंदू सिविलाइजेशन के पास इतनी ज़्यादा विजडम और नॉलेज है, बख्तियार खिलजी को एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी और एम्बैरेसमेंट हुई, जिसके चलते उसने नालंदा के ऊपर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण का जिक्र मिनाज सिराज, जो एक फेमस पर्शियन हिस्टोरियन है, उन्होंने अपनी किताब तबाकत नसरी में इसका जिक्र किया हुआ है, जिसमें वो बताते हैं कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा के ऊपर आक्रमण किया और वहाँ के हजारों प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स को वापस जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया, जिससे ये विस्डम और नॉलेज पूरी तरह से विलुप्त हो जाए। साथ ही साथ उसने वहाँ की धर्मगंज, जो 9 मिलियन बुक्स का होम था, वहाँ की लाइब्रेरी तक को जला दिया था। ये भी कहा जाता है कि वो लाइब्रेरी कई महीनों तक जलती रही थी और वो मैन्युस्क्रिप्ट्स के धुएं ने नालंदा को पूरी तरह से अंधकार में ढक रखा था। सोच के रूह कांप जाती है कि विदेशी आक्रांता की वजह से हमने हमारे एक बड़े से नॉलेज और विजडम के घर को खो लिया। सो इमेजिन, आज अगर हमारे पास हमारी एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी होती तो इंडिया किस लेवल पे होता। 12th सेंचुरी से 19th सेंचुरी तक भारत में नालंदा के बारे में पता तक नहीं था। वो तो फेमस चाइनीज ट्रैवलर यूएन सैंग की किताब सीओकी में नालंदा का जिक्र था, तो एएसआई ने नालंदा की खुदाई करी और 23 हेक्टर्स ऑफ रूइंस को डिस्कवर किया। और ये भी कहा जाता है कि वो तो सिर्फ 10% था। फिर 2006 में हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम ने नालंदा को रिवाइव करने की बात करी, जिसके बाद 2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पास हुआ, जिसके बाद बिहार गवर्नमेंट ने नालंदा के नए कैंपस के लिए 450 एकर्स ऑफ लैंड को एलोकेट किया। जिसके बाद 2014 में नालंदा यूनिवर्सिटी चालू हो गई और फर्स्ट बैच ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ने आ गए। और इसके बाद जो नया कैंपस था उसके इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन में करीब 2017 से लेके 2023 तक टाइम लगा। फिर 19 जून 2024 में हमारे देश के पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा के नए कैंपस, जो नालंदा के रूइन से लगभग 17-18 किलोमीटर दूर है,
उसका इनॉग्रेशन किया, जिसमें पार्टनर एशियन कंट्रीज़ के डेलीगेट्स भी शामिल हुए थे। ये नया कैंपस के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ और एम्यूनिटीज़ मिलेगी। साथ ही साथ ये नया कैंपस कार्बन फुटप्रिंट फ्री नेट ज़ीरो कैंपस है। ये नए कैंपस से हम उम्मीद रखते हैं कि वो पुरानी नालंदा की तरह ही अपनी सुप्रीमेसी को हासिल करे और भारत की रेपुटेशन को दुनिया भर में बढ़ाए। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड ये भी बताइए कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग।